सोच भी नहीं सकते थे, वो हो रहा है एक्चुअल में ग्राउंड पे, लाइक 30-40% टैरिफ। अगर आप देखेंगे द वंडर 7 ऑफ द यूएस, बीसीसीआई और पैसा ना हो। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती 83 वाला, तो पैसा ही नहीं था कि हम प्लेयर्स को बोनसेस दे सकें। तो सर आपकी जर्नी का टफेस्ट डिसीजन क्या रहा? टफेस्ट डिसीजन मेरे लिए था पोस्ट कोविड। टॉकिंग ऑफ प्लान बी, इस पे ना काफी डिवाइडेड है दुनिया। आई थिंक प्लान बी इज एसेंशियल। सो क्या है, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई गुड स्टार्टअप? मेरे लिए दो चीज कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से समहाउ आई एम डिसअपॉइंटेड, मतलब पार्टियां बदल गई, सरकारें बदल गई, लीडर्स बदल गए, बट समहाउ नहीं हुआ जो होना चाहिए था। राजस्थान बड़ा अनलकी रहा। डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, विच इज रोड्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बेबी स्टेप्स किसी को लेने ही नहीं है, एवरीबॉडी वांट्स टू जस्ट टेक अ लीप। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, बट हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ फेलियर। मतलब समहाउ दुबई बहुत लोग जा रहे हैं। मैंने पहली बार सुना है ये रिवर्स माइग्रेशन। चाहे इंडियन टीम होती है, राजस्थान टीम्स होती है, हमारे घर पे ही रुकती थी, बिकॉज टीए डीए देने का पैसा ही नहीं होता था। कौन क्या है? कौन सी है कि क्रिकेट मर गया। नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड के गेस्ट को परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी जानते हैं। अभी रिसेंटली हमने उनके साथ एक एपिसोड किया था। मैं बात कर रहा हूँ मान स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव रुंगटा जी की। उस एपिसोड को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। हमें हमारे यूट्यूब और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी सवाल आप लोगों से मिले। वो सवाल मेरे मन में भी थे पॉडकास्ट के वक्त पे, परंतु समय की सीमाओं की वजह से हम उन्हें कवर नहीं कर पाए। पर जब आप लोगों ने उस एपिसोड को इतना प्यार दिया और कमेंट्स के माध्यम से वो सवाल हमसे पूछे, तो मुझे लगा क्यों ना एक एपिसोड गौरव रुंगटा सर के साथ वापस किया जाए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर है एक और नया एपिसोड गौरव रुंगटा सर के साथ। एंजॉय। नमस्कार सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टू लेटिंग अस इनटू दिस ब्यूटीफुल होम ऑफ योर्स। आपने टाइम निकाला, एंड वी आर रियली थैंकफुल, एंड वी hope to have a really good and insightful conversation. Thank you so much for inviting. It's a pleasure, and you are welcome to our home to do this podcast. And मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। अब उसमें से मेरी क्या लर्निंग हुई है, आई डोंट नो आपकी ऑडियंस उसमें से कितना कनेक्ट कर पाए, बट आई कैन शेयर माई बिट ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस होल जर्नी। टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आपकी जर्नी की बात करें, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की जर्नी तो है ही, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बाकी यू रन बिजनेस, लाइक मैंने अभी बाहर फैक्ट्री देखी, साइज एंड स्केल का एक आइडिया मेरे को पड़ जाता है उससे। यू रन बिजनेस वर्थ लाइक हंड्रेड्स ऑफ करोर्स, मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ करोर्स। इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो आप पावर लाइन ट्रांसमिशन हाँ जी के लिए, है ना सर। आपकी जर्नी के बारे में बताइए, और जर्नी में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मतलब चैलेंजेस के बारे में बताइए। क्या तो रहे चैलेंजेस आपके, और मतलब हाउ डिड यू ओवरकम दैम? सो चैलेंजेस एज इन कि शुरू में तो आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ओके, तो पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था। जनरली नॉन ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइफ में अच्छा कर लेते हैं, मतलब माय एक्सपीरियंस। तो पढ़ाई में कभी कोई खास मन नहीं लगा, खूब डांट खाई मदर से, फादर से, और पिताजी ये भी बोलते थे, बोले यार तुम पढ़ाई में भी ठीक नहीं हो, स्पोर्ट्स में भी तुम कुछ खर्च नहीं कर पा रहे हो, करोगे क्या लाइफ में? तो उस टाइम तो एक्चुअली कभी ये था ही नहीं कि कोई एंटरप्रेन्योर बनेंगे या कुछ बनेंगे। बड़ा था कि यार ठीक है, पिताजी का धंधा है, उसमें हाँ कर लेंगे हम भी कुछ ना कुछ। तो बड़ा लाइफ वॉज वेरी केयर फ्री, और इन दोज टाइम्स लाइफ वॉज वेरी ईजी। लाइफ हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ, एंड स्पेशली मैंने देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड बहुत जल्दी खो गया। हम 15-16 साल में भी हम बच्चे ही थे जी। आज अगर आप 15-16 साल के बच्चे से बात करें, ही हैज सीन द वर्ल्ड एंड ही इज मच अहेड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। हम तो एक्चुअली बच्चे थे उस जमाने में। पर सर वो दे माइट बी अहेड एंड दे आर अहेड थैंक्स टू द एक्सपोजर जो उनको है। बट जैसा कि आपने कहा ना, बचपन शॉर्ट हो गया है। बचपन शॉर्ट हो गया, मतलब वो 15 साल का जो बचपन होता था वो अभी 5 साल का ही होकर रह गया है। मतलब मेरा भतीजा भी 14 साल का है, and he's into IT, this that, वो लगा हुआ है बेचारा। क्या बताएं, but that is how the world is. That's how the world is. मतलब that's how the world is changing. You can't help it.
एंड बच्चों को भी करना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, दे हैव टू बी विद द वर्ल्ड, यू कांट लीव देम बिहाइंड. बट या आवर टाइम्स वर टोटली डिफरेंट. बड़ा मैं मतलब मुझे लगता है कि इतना बदल गया. आप तो मुझसे भी थोड़ा 5-7 साल बड़े हैं शायद, तो आई एम श्योर कि आपके टाइम में तो और भी थोड़ा केयर फ्री रही होगी लाइफ. बिकॉज फैमिली की क्रिकेट लेगेसी भी थी. हाँ. तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रिविलेज हमको मिलता था कि वे क्रिकेटर से मिल लेते थे, मैच देख लेते थे. तो उसका भी बड़ा वो रहता था. इट इज़ व्हेन वी ग्रो अप एंड एक्चुअली हमने धंधा करना चालू किया, तब लगता है कि यार ये इतना इजी नहीं था. ये देख के लगता था कि यार बड़ा इजी है ये, और हम भी कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. एक्चुअली व्हेन यू डीप डाइव एंड आप हाथ गंदा करते हैं अपना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये जो मेहनत है इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है. मे बी फिजिकली आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेंटली कर रहे हो, बट इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव चैलेंजिंग वर्ल्ड एंड इट इज़ अ मर्सीलेस वर्ल्ड. आपको कोई मर्सी नहीं है. अगर आपने कहीं भी गलती करी, people are there, sharks are there to kill you. So it's a day-to-day survival. And you don't have to survive for yourself. You also are responsible to your people, your team. Of course. आपके पीछे इतनी families dependent हैं, तो उसके लिए आपको that gives you both. It gives you the motivation and it also scares you at times. Scares you a lot of times. कि भाई इतने परिवार मेरे पे डिपेंडेंट हैं, क्या होगा अगर मैं इसको मैसअप कर दूं. तो आई वुड से लाइफ हैज़ बीन, देयर इज़ नो रिग्रेट्स. लाइफ हैज़ बीन वेरी गुड. बड़े अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म हुआ. काफ़ी संस्कार हमने सीखे, काफ़ी संस्कार हमने हमारे बच्चों को देने की कोशिश करी है, बिकॉज वही एक चीज़ है जो आप आगे पास ऑन कर सकते हैं. विल टॉक अबाउट दैट. मतलब पेरेंटिंग दैट यू गॉट एंड देन पेरेंटिंग जो आप कर रहे हैं उसके बात करेंगे डेफिनेटली. तो हमने जो सीखा उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और लाइफ हैज़ नॉट बीन ईजी, बट लाइफ हैज़ बीन वेरी गुड, वेरी सेटिस्फाइंग आई वुड से. तो मस्ती की जगह मस्ती करी, काम की जगह काम किया, सीखे हमने. बिकॉज मैंने कहा मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो अपना हमने बीकॉम किया. बीकॉम के बाद हमने हमारा काम चालू कर दिया, फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया. उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जब लर्न किया, तब कहा कि नहीं भाई अब टाइम है थोड़ा सा, वी शुड गो बैक टू द क्लासरूम एंड अंडरस्टैंड थिंग्स. तब मैंने स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव कोर्सेज किए ऑफ मैनेजमेंट के, आईटी के. मेरे को बड़ा आईटी बड़ा अट्रैक्ट करता था, टेक्नोलॉजी बड़ी अट्रैक्ट करती है मेरे को. काफ़ी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, डिस्ट्रप्शन में, उसके बारे में सीखा. और कॉन्स्टेंटली मैं इसके बारे में काफ़ी रीड करता हूँ. तो आई वुड से जर्नी हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी गुड, बट नॉट ईजी. बट दैट इज थिंग, जो ज़्यादा ईजी होता है ना, मतलब वट एवर माई लाइफ एक्सपीरियंसेस आर, जितना ईजी होता है तो आप उस मोमेंट में चाहे उसे एंजॉय कर लो, बट वो सेटिस्फाइंग होता नहीं है. मतलब नथिंग दैट इज ईजी इज एवर सेटिस्फाइंग. समहाउ जब वो चैलेंजेस जो हैं वो दे कीप यू सॉर्ट ऑफ, इट गिव्स यू पर्पस. अदरवाइज वो मैंने इंग्लिश में कोट है बहुत प्यारा कि if the going is getting easy, you are going downhill. Yeah, otherwise मतलब वो निशानी है वो चीज़ कि उस मोमेंट में आपको लगता है कि यार बड़ा कंफर्टेबल चल रहा है सब कुछ, बट निशानी इसी बात की है कि आप नीचे जा रहे हो. अभी मैंने एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, शेख मोहम्मद का, जो क्रिएटर ऑफ दुबई है. उन्होंने कहा कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कैमल पे आते थे, हमारे ग्रैंडफादर कैमल पे आते थे. मैं मर्सिडीज़ में आता हूँ, मेरा बेटा रेंज रोवर में आता है, मेरा पोता रोल्स रॉयस में आता है, मेरा परपोता फिर कैमल पे जाएगा. बिकॉज जब तक टाइम डिफिकल्ट थे, हम कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहे, स्ट्रगल करते रहे. जैसे ही गोइंग इजी हो गई, दैट इज द टाइम व्हेन यू गो डाउन इफ यू डोंट कीप ऑन चेंजिंग योरसेल्फ एंड चैलेंजिंग योरसेल्फ विद टाइम. वो कहते हैं कि hard times create strong men, strong men creates good times create weak men create bad times. वो साइकिल आपकी पूरी हो जाती है, वो साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली वेल सेड. तो सर आपकी जर्नी का टफेस्ट डिसीजन क्या रहा? मतलब यू आर इन फैमिली बिजनेस फॉर गुड लॉन्ग 20 years नाउ अप्रॉक्स. यस ना, तो टफेस्ट डिसीजन मेरे लिए था पोस्ट कोविड. दैट इज वन डिसीजन, रादर आई वुड से टू डिसीजंस. ओके. वन डिसीजन था समवेयर इन से मिड 2000, जब हमारे को बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर मिला था एक कंपनी से
जो हमको टेक ओवर करना चाहते ओके, दे वांटेड टू बाय। वी स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद देम आल्सो एंड देन आई डेवलप्ड अ कोल्ड फीट कि भाई ये आदमी मेरी कंपनी को अगर खरीद के एक सर्टेन स्केल पे ले जाना चाहता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? एंड इट इज द इजी क्वेश्चन टू आस्क, इट्स अ इजी वे अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? टू एग्जिट एंड सिट ऑन मनी, दैट इज द इजीएस्ट। और आप अपना वेल्थ मैनेज करो, दैट्स इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज आल्सो नॉट इजी मैनेजिंग वेल्थ, बट स्टिल So a lot of family houses are doing that. A lot of family houses investment is their thing. It's nothing wrong. It's a full-time business. But मैंने कहा यार जब मैं इसको ग्रोथ मतलब कंपनी को ग्रोथ करके नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता हूँ, why should I not do that and then look at diluting my stakes rather than diluting it now? So I developed a cold feet and then we jumped into the next round of expansion. I think that was a tough call at that point of time. Okay. But it हाँ, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को ना बोल पाना मतलब वो होता है ना कि मना कैसे, इतना बड़ा पैसा नहीं। और क्या हुआ कि हमारा बिजनेस बड़ा साइक्लिकल बिजनेस है। ओके, तो यू हैव गुड टाइम्स एंड देन यू हैव बैड टाइम्स। तो जब हमने ना किया और हमने ग्रोथ चालू करी, उसके 2 साल में बैड टाइम्स आ गए। तब आपने रियलाइज किया कि अरे यार ये क्या ब्लंडर कर दिया। बड़ा अच्छा, हम पैसे में बैठे होते हैं आज, इन्वेस्टर होते हैं हम भी, और शायद हम कोई लेंस कार्ट या कोई बोट की जर्नी में हम भी इन्वेस्टर होते हैं शायद। तो बट देन व्हेन द टाइम्स गॉट बेटर देन वी वर वेरी हैप्पी विद द डिसीजन कि हमने अच्छा किया कि हम कंपनी को दूसरे लेवल पे ले जाके। सेकंड वाज कोविड। कोविड के अंदर एज यू नो एवरीथिंग वाज शट, डिस्ट्रप्शन था, कंपनीज वर इन लॉसेज, एवरीबॉडी वाज ब्लीडिंग। हमने एक डिसीजन उस टाइम ये लिया था कि हमारे एक भी एम्प्लॉय को एक दिन की भी सैलरी हम नहीं काटेंगे, रिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, जीरो रिडक्शन, 100% पे ऑन टाइम। बिकॉज अगर मैं कोविड में सफर कर रहा हूँ, इमेजिन माई टीम एग्जैक्टली हाउ मच दे विल बी सफरिंग टू मेक देयर एंड्स मीट। सो हमने ये बड़े क्लियरिटी थी फर्स्ट डे से कि हम ना किसी को हटाएंगे, ना हम कोई सैलरी वेजेस काटेंगे। तो वी पेड एवरीबडी फुल। कोविड बस ख़त्म ही होना चालू हुआ था, नॉर्मलाइजेशन चालू हुआ था उस टाइम। विद द बिट ऑफ डेटा आई हैड एंड आई स्टडीड एंड आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल एंड द इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स, मेरा ये मानना था कि एक बहुत बड़ा अपवर्ड सर्ज आने वाला है हमारे बिजनेस में। दिस इज़ द टाइम टू एक्सपैंड। तो हमने उस टाइम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट गैल्वेनाइजिंग प्लांट्स यूके से ऑर्डर किया। मतलब केपेक्स किया आपने? केपेक्स किया। एवरीबडी वाज लाफिंग ऑन अस कि भैया टाइम्स इतने खराब हैं, यू पीपल आर जस्ट काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग एंड कमिंग आउट ऑफ बैड टाइम्स, एंड इस टाइम इतना बड़ा कैपेक्स करना इट्स फुलिशनेस, बिकॉज देन यू आर टेकिंग एवरीथिंग यू हैव। बट विद माई डेटा एंड एनालिसिस आई थॉट नो, it's a calculated risk I need to take, and we put up the plant in just after COVID, and today it is reaping us all benefits. So हमने galvanizing plant भी किया, हमने उस time CNC lines भी import करी, and that paid us really well. Okay. So ये 2 decisions I would say were tough decisions, but luckily with study by grace of God things fell in line. Okay. Everything is well that ends well. तो everything is well. अंत भला तो सब भला। Absolutely. जी सर, आपने बात की लेंस कार्ट की और आपने बात की अदर स्टार्टअप्स एसेंशियली। सो आर यू एन इन्वेस्टर? मतलब बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विद मनी आर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। आप भी कर रहे हैं आजकल? हाँ जी। ओके, सो क्या है, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई गुड स्टार्टअप? सो मेरे लिए 2 चीज़ कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज़ द प्लान। ओके, where do you want to take the company, what is your data points, what is your growth trajectory for the company, and how strong is your idea or product. And second, जो founder है वो founder का background क्या है, team क्या है, वो focused कितना है, what is his plan, what is his backup plan. कल अगर इसका ही प्लान फेल हो जाता है, what is his backup plan, what is his plan B. Okay. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर मैं कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूँ, बोथ एट द टाइम ऑफ सीड और राउंड 1 राउंड 2। तो ये गिव्स मी अ लॉट ऑफ, दिस इज व्हाट यू लुक फॉर, मतलब फाउंडर कैपेबिलिटीज, प्लान एंड लाइक प्लान बी। हाँ, प्लान बी। टॉकिंग ऑफ प्लान बी, इस पे ना काफ़ी डिवाइडेड है दुनिया। मतलब दुनिया कहती है कि, मतलब मैं बहुत लोग हैं मतलब कि प्लान ए का बी होना चाहिए, प्लान बी का भी प्लान बी होना चाहिए, वो भी हैं लोग। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, जीवन में एक प्लान होना चाहिए, बस वही आपका सिंगल माइंडेड फोकस के साथ उसको करो। अब
फिलोसफिकली दोनों ही दे हैव देयर मतलब यू नो दे आर प्रॉमिसिंग आर्गुमेंट्स. व्हाट इज योर टेक? आई थिंक प्लान बी इज एसेंशियल. ओके. रीज़न कि ठीक है आपने मार्केट स्टडी करी, आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, बट स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर. बट डजंट प्लान बी sort of distract you or sort of, you know, make you complacent? So, I would say not plan B, but a backup plan. Okay. What if this fails? What should I do to make sure that I have not destroyed everything? So आप जो भी रिस्क ले रहे हैं वो आप कैलकुलेटेड ले रहे हैं, बट उसमें एक तो आपके पास थरो मार्केट स्टडी होनी चाहिए, एक आपके पास ग्रेट टीम होनी चाहिए टू बैक दैट अप, एक आपके पास बैकअप प्लान ये होना चाहिए कि अगर ये काम नहीं करेगा तो व्हाट इज माय ऑल्टरनेटिव, एंड एक कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो योर मेन बिजनेस शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि यू हैव बेटेड एवरीथिंग, लाइक बोलते हैं ना कि यू हैव ऑल इन. वो ऑल इन आई थिंक समटाइम्स बिकम्स टू रिस्की, स्पेशली इफ अगर आपके पास ऑल इन डालने के लिए बहुत कुछ है. करेक्ट. अगर बेचारा कोई स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप फाउंडर है जिसके पास कुछ लेगेसी नहीं है, तो ही कैन गो ऑल इन, अंडरस्टैंडेबल. बट इफ यू हैव अ फैमिली लेगेसी, फैमिली बिजनेस, उसको ऑल इन ले जाके यू कांट अफोर्ड टू लूज दैट. यू कांट अफोर्ड टू लूज दैट. ट्रू. अब वी आर बोथ राजस्थानीज, जयपुर में बैठे हैं इस टाइम पे, है ना. राजस्थान से समहाउ आई एम डिसअपॉइंटेड, मतलब मैं पर्सनली एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, फ्रॉम द स्टेट. जो भी मैंने पिछले 20 साल में देखा, मतलब हम जब 2004-5 में यहाँ पढ़ते थे तब कहते थे कि अभी जयपुर में ये आएगा, कंपनियाँ आएंगी. अभी भी होता है कंपनियाँ आएंगी, मतलब वो अभी भी भविष्य काल में ही है, वो वर्तमान में नहीं हो पा रहा है समहाउ. 20 साल हो गए हैं, कांग्रेस मतलब पार्टियाँ बदल गई, सरकारें बदल गई, लीडर्स बदल गए, बट समहाउ नहीं हुआ जो होना चाहिए था. क्यों? इसके आई वुड से 2-3 रीजंस हैं. जो राजस्थानी माइग्रेट हो गए राजस्थान से बाहर, वो राजस्थान को देखते हैं कि यार मेरे को राजस्थान में CSR का काम करना है, मेरे को सीए धंधा नहीं करना राजस्थान में, पर ऐसा विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. उसके मेरे हिसाब से 2-3 रीजन है. एक तो राजस्थान बड़ा अनलकी रहा कि जब स्टेट में गवर्नमेंट थी तब सेंटर में अलग सरकार. ये तो मतलब 25 साल से चल ही रहा है. तो ये सिंक हम कभी कर ही नहीं पाए कि बोथ द सरकार्स, मतलब बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज कुड अलाइन एंड डिलीवर अ गोल, विच इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज अल्टीमेटली आपको होलिस्टिक प्लान ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री देखना है पड़ेगा, नॉट विच पॉलिटिकल पार्टी इज रनिंग दैट स्टेट. सो वी वर स्लाइटली अनफॉर्चुनेट दैट वे. दूसरा एक माइंडसेट ये जरूर बीच में आ गया था कि आप राजस्थान के पास क्या है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास टूरिज़्म है, हमारे पास अपने लैंड है एक्सेस में, और हमारे पास सोलर रेडिएशन है, और अब हमारा ये ऑयल का जो डिपॉजिट निकल गया बाड़मेर में वो है. नाउ ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू यूज अप टू योर एडवांटेज. ठीक है, आपके पास माइनर मिनरल्स हैं तो सीमेंट प्लांट्स राजस्थान में आ रहे हैं बिकॉज रॉ मटेरियल आपका अवेलेबल है. राजस्थान हैज़ बीन वेरी लकी कि 60% ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान से निकल रहा है. आज ये जो माइंडसेट है कि सरकार को या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको ज़मीन से पैसा कमाना है, मेरे हिसाब से सरकार को ज़मीन फ्री दे देनी चाहिए. दे शुड लुक एट अ होलिस्टिक प्लान कि अगर मैं ज़मीन फ्री देता हूँ या ज़मीन सस्ती देता हूँ, व्हाट इज़ द रेवेन्यू दिस विल गेट मी एग्जैक्टली परपेचुअली ईयर ऑन ईयर, what is the employment it will get me, the ecosystem which it will get me for the state, वो unfortunately missing था. बट इस सरकार ने, करंट सरकार ने इस नैरेटिव को काफ़ी चेंज किया है. उन्होंने आज आप कोई इन्वेस्टर आए और आप उसको बोलिए आपको ज़मीन ऑक्शन में खरीदनी पड़ेगी, why will he buy? It's a turn off. It's a turn off. He'll go to any other state. Exactly, to buy. इस सरकार ने उस ऑक्शन पॉलिसी को हटाया है. They have gotten allotment policies and better policies of investment. आज जो भी सरकार आती है वो इन्वेस्टमेंट समिट्स करती है, लाखों करोड़ के MOU साइन होते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं आता. उसके लिए एक बेसिक रीज़न है कि देयर इज़ नो फॉलो अप उन MOUs के ऊपर. आप MOUs कर लेते हो और वो धूल में MOUs पड़े हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज नहीं मिलती. सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट. इस सरकार ने क्या किया, आई शुड गिव इट टू देम, फर्स्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट दे डिड राइजिंग राजस्थान. हाँ, अभी किया था जो फर्स्ट टाइम राजस्थान में हुआ है. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू डू इट इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ कमिंग इनटू पावर, जिससे कि जो इन्वेस्टर है आप उसको ये बोल रहे हो कि तुम्हारे पास 4 साल हैं, जो मैं पॉलिसी तुमको कमिट कर रहा हूँ वो ग्राउंड पे लाने के लिए. ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी, सरकार चेंज नहीं होगी.
अभी राइजिंग राजस्थान को ख़त्म हुए जो भी 6-8 महीने हुए हैं, अभी गवर्नमेंट ने राइजिंग राजस्थान 1.0 किया, जिसके अंदर वो फॉलो अप कर रहे हैं एमओयूज़ में कि भाई एमओयूज़ का स्टेटस क्या है और कितने एमओयूज़ ग्राउंड पे आ गए और क्या दिक्कतें आ रही हैं इन्वेस्टर को कि वो एमओयूज़ को रियलिटी में नहीं ला पा रहे हैं। और अपनी सरकार की मिडवे 2.5 साल में ये वापस एक और सबमिट करना चाहते हैं, मोर टू फॉलो अप दैट हाउ डू वी एक्चुअली ब्रिंग द एमओयूज़ ऑन टू द ग्राउंड। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। दूसरा, एक इनको क्या करना चाहिए कि मिडल ऑफ नोवेयर, जहाँ से आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है, आप वहाँ इंडस्ट्रियल हब बनाओ, एंकर इंडस्ट्री लाओ। उस एंकर इंडस्ट्री के अंडर ऑटोमेटिकली एंसिलरी इंडस्ट्रीज आएंगी और वो एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे हैव द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अवेलेबल, और जमीन आप फ्री दो। ये माइंडसेट चेंज होगा। क्या होता है, आप कोई भी देखिए कंट्री का डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, विच इज़ रोड्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चीज़ अगर 4 चीज़ आप दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली द स्टेट और द कंट्री विल डेवलप। In terms of road infrastructure, I think Rajasthan has a great road infrastructure. We have a very stable power supply. थोड़ा सा डिटोरेंट ये है कि पावर हमारा महंगा है, तो हमको ओपन एक्सेस पावर हम कैसे कर सकते हैं, मेक एनर्जी मोर चीप, बिकॉज हमारे पास तो ह्यूज जनरेशन है सोलर का, विंड का, सो हम उसको कैसे बिजली को सस्ती, मोर कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं, और हम कैसे ज़मीन को, जो हमारी इतना बड़ा एडवांटेज है इतनी बड़ी ज़मीन होने का, उसको हम एडवांटेज को इनकैश करें। देन आर कनेक्टिविटी टू दिल्ली, एग्जैक्टली दैट इज नेक्स्ट डोर टू दिल्ली। आज आप देखिए दिल्ली जयपुर जो रोड है, उसके ऊपर वी हैव भिवाड़ी, वी हैव कोटपुतली, कितने इंडस्ट्रियल हब्स आर विच आर ऑलमोस्ट लाइक अ सैटेलाइट टाउन टू दिल्ली। अब तो ये भी बात चल रही है कि कोटपुतली तक दिल्ली मेट्रो आ जाएगी, विच विल ऑटोमेटिकली बिकम ऑलमोस्ट लाइक एक्सटेंशन टू दिल्ली। सो उसका हम कैसे फर्दर और एडवांटेज उठा सकते हैं, वी शुड लुक एट दैट वे। ऑल्सो connectivity, increase the connectivity through flights to cities like Udaipur, like Jodhpur, like Bikaner. इन हब्स में अगर हम फ्लाइट कनेक्टिविटी बेटर करेंगे, लोगों के लिए आना बहुत ईजी हो जाएगा। मार्केटिंग की ज़रूरत है, वो तो हालांकि आई बिलीव अभी राइजिंग राजस्थान वगैरह ने काफ़ी की है, बट दैट आइडिया जो आपने बोला कि लैंड फ्री देनी चाहिए, वो मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब आइडियली आप मुर्गे से पैसे कमाओगे, अंडे से कमाओगे, दैट इज योर गेम। समझ रहे हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म। मुर्गा तो अंडा देता है, मुर्गी तो अंडा देगी। एग्जैक्टली। तो अब या तो एक बार मुर्गी को बेच के कमा लो, या आप अंडे से परपेचुअली कमाते रहो, वो दैट इज अ बेटर बेट। सर, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी मतलब कंट्रीज़ में, सो समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, है ना, कि किसी भी दूसरे कंट्री में बिजनेस करना है, इट माइट बी मोस्ट लाइकली आपके बिजनेस से तो अलग ही होगा, बिकॉज आपका तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जितना मुझे समझ में आता है। तो हाउ डज वन गो अबाउट डिसाइडिंग ऑन अ कंट्री कि यहाँ पे काम किया जा सकता है, मतलब कुछ आपकी टिप्स? सो इसमें क्या होता है कि अपन को यहाँ बैठे हुए लगता है बड़ा आसान है, बड़ा ल्यूक्रेटिव है, हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव है, एसेंशियली करेंसी कन्वर्जन कर लेते हो, आपको समझ में आता है डॉलर में कमाएंगे या हम जो भी फॉरेन करेंसी में करेंगे, बड़ा इट लुक्स वेरी फैंसी जी। आई एम एक्सपोर्टर, आई एम एक्सपोर्टिंग माय गुड्स, which is great, one should do that, but उसके लिए मेरे जो हमने किया, there is a thorough study you should have of that market, कि भाई उस मार्केट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, who are your competitors, उनकी प्राइसिंग क्या है, how will you be more competitive, जो करेंसी फ्लक्चुएशन है अगर वो होता है तो still you will be competitive, what is my cost to deliver the product there. ये thorough study is a must. You should have a local entity, either या तो आप अपना खुद का ऑफिस खोलिए खुद का, या आपका कोई लोकल पार्टनर हो या एजेंट हो या वट एवर मे बी द वे ऑफ एंड मीन्स, बट यू शुड हैव अ लोकल प्रेजेंस। उससे आपको एक ग्राउंड रियलिटी का मालूम चलता है कि एक्चुअली ग्राउंड में हो क्या रहा है। इट लुक्स वेरी गुड फ्रॉम द फार, बट until unless you don't jump in on ground level and study, I don't think it is the right decision. So और plus geopolitical stability कितनी है उस कंट्री के अंदर, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुझे ट्रम्प याद आ रहे हैं तो जी, तो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस कंट्री में कितनी है, व्हाट इज़ द वनरेबिलिटी, ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर फाइनेंस, कि भाई मैं मनी कैसे रेज करूँगा, व्हाट इज़ माय प्लान, एंड एज आई ऑलवेज से कि प्लान बी बोल लें या बैकअप प्लान बोल लें, कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता,
इट शुड नॉट इफेक्ट माई मेन बिजनेस। कल अगर मैंने एक्सपोर्ट किया, मेरा उसमें लॉस हो जाता है और हो जाता है, इट शुड नॉट बॉदर माई मेन बिजनेस। सो टेक बेबी स्टेप्स, ग्रेजुअल स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। इट्स अ ग्रेट वे टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल मार्केट। बट जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं वो सीख ही दे सकता हूँ कि वन इफ डज दिस, आई थिंक देयर इज अ चांसेस ऑफ सक्सेस इज मच हायर। इस समहाउ ये स्टार्टअप्स का जो कल्चर आया है, लाइक एवरीबडी इज लाइक $1 billion वैल्यूएशन फटाफट हो रही, तो ये जो बेबी स्टेप्स ना समहाउ लोगों, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, या तो लोग भूल गए हैं या समहाउ वो आउट ऑफ फैशन हो गया अभी थोड़ा सा ना, मतलब बेबी स्टेप्स किसी को लेने ही नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू जस्ट टेक अ लीप। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? So nothing wrong in that. Okay. Both have its pros and cons. You can take those. So it's, as I say, that higher the risk, higher the reward. But higher the risk, higher the chances of failure. True. So वो आपको गेज करना है कि आप कौन सी बोट में हो। आप हायर रिस्क लेने के अगर एपेटाइट रखते हो तो आप then you can gain also, you can lose everything also. As I remember, मैं उस दिन धीरू भाई अंबानी का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने जब रिलायंस रिफाइनरी लगाई, द कॉस्ट ऑफ द रिफाइनरी वॉज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट of what Reliance was valued at that point of time. Okay. So he went all in. All in. Quite literally all in. Literally all in. अगर वो refinery fail हो जाती, Reliance would have been vanished. True. That refinery gave them that whole growth trajectory of what Reliance is now. So वो individual या उस corporate पर depend करता है कि आपकी कितनी risk taking ability, appetite है. Obviously after thorough due diligence, and it is an individual's call. और बात की भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज की, अभी डोनाल्ड ट्रंप इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, एवरीबडी नोज इट। मतलब मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, कल मैंने अभी आज सुबह मैंने मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखा, मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता था कि यार मैं यहाँ बैठ कर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, अभी ये क्या हुआ। ठीक है, तो पॉइंट इज कि हाउ डू यू सी इट, लाइक माई क्वेश्चन इज ऑन अ मोर सीरियस नोट इज कि ग्लोबल कॉमर्स इज चेंजिंग प्रोबेबली इरिवर्सिबली, है ना, इन अनप्रेसिडेंटेड वेज, जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो हो रहा है एक्चुअल में ग्राउंड पे। लाइक 30-40% टैरिफ, जो मतलब वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकता था आदमी, वो प्रैक्टिकली हो गया है। और लाइक 24 आवर के नोटिस पे लग जाता है कि आज बोला है कल सुबह एप्लीकेबल है। तो अभी हाउ डज यू सी इट अफेक्टिंग? सो आप देख ही रहे हैं, मतलब ठीक है, आई वुड नॉट रेट स्टॉक मार्केट एज द ट्रू बैरोमीटर, बट देयर इज ब्लड बाथ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल स्टॉक एक्सचेंज आर ब्लीडिंग। एंड अगर आप देखेंगे द वंडर 7 ऑफ द यूएस, एप्पल, मेटा, अपने इलॉन मस्क, फेसबुक, एवरीबडी हैज लॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, ऑलमोस्ट इक्वल टू GDP of countries. The Wonder 7 has lost. So there is a huge disruption happening in the way of things, in the way things were moving. कि भाई free trade की policies थी, और why एक unsaid world order था, एक world order था trade का, वो suddenly एकदम से disrupt हो गया. Again, as we say कि disruption has both, like the Big Bang has both ways. It can be really successful, it can be really failure. क्यों अमेरिका ने या डेवलप्ड इकोनॉमी ने ये वर्ल्ड ऑर्डर ट्रेड का बनाया? टू कर्टेल इन्फ्लेशन, एंड दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन देयर कंट्री. दैट्स व्हाई दे ओपनड अप अदर कंट्रीज टू इंपोर्ट, टू मेक इट मोर चीपर. अब अगर यूएस उसको रिवर्स करना चाहती, विच इज फाइन, यू वांट टू मैन्युफैक्चर इन यूएस, बट देयर अकॉर्डिंग टू मी शुड बी अ प्लान वेयर यू हैव gradually develop that manufacturing facility within the country and then bring in these tariffs to protect your industries. You don't have the industries to be protected. There is no industry to be protected. Ultimately, who will it hit? It will hit the pockets of American people, and America might go into recession if that is the way. So I am America goes into recession, the world goes into recession practically. And I am not saying there must be a thought process behind Donald Trump and his team that they have panned out this, but at least at the face of it at the moment, it looks very disruptive, and it will not only destroy the world trade order, इसमें it will also hit America badly. अब मैंने जैसे आज ही सुना कि यूरोप is falling in line and saying कि भाई हम फ्री ट्रेड एसेंशियली मांडोली कर लेते हैं, यूरोप से खोल, यूएस से खोल लेते हैं. व्हाट इज यूएस एक्सपोर्टिंग?
some vehicles which are very expensive vehicles, which has a very niche market. They are exporting crude, which already everybody needs, and it's a different tariff for that. They are exporting sunflower oil, corn oil and corn. There is nothing major US is a exporter of. Exactly. So आप US को क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? अगर वो टैरिफ्स हट भी गए तो आप US के लिए एक्सपोर्ट का मार्केट शेयर आई डोंट थिंक विल बी वेरी ह्यूज अगेंस्ट व्हाट दे विल बी पेइंग फॉर द इंपोर्ट्स दे आर डोनाल्ड ट्रम्प की कंप्लेन थी कि इंडिया में हार्ले डेविडसन पे इतना वो लगता है, जितना भी 150-200% कितनी ड्यूटी लगती है। अरे पर इंडिया में हार्ले डेविडसन बिकती कितनी है? हैंडफुल। समझ रहे हो बिकती कितनी है, आपको सोचना पड़ेगा ना बिकती कितनी है। बट मेरा ये जरूर मानना है कि इस टैरिफ से इंडिया कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहेगा। वी आर ह्यूज कंजम्पशन कंज्यूमर इकोनॉमी। जो 90s के अंदर चाइना था, अकॉर्डिंग टू मी इंडिया इज एग्जैक्टली सिटिंग देयर। दिस इज इंडियाज डेकेड। This 10 years, according to me, India will have a huge accelerated growth. We will temporarily be hit by these tariffs, but in a longer run, I don't think these tariffs will affect us a lot. And this is the place to be. मैंने पहली बार सुना है ये reverse migration. Indians are coming back to India, of course, because they are seeing a huge opportunity within India. It is like both ways. आई सी ए लॉट ऑफ पीपल, मतलब जो भी मेरे साथ के प्रोफेशनल्स वगैरह रहे हैं, मतलब आई बी इन कॉर्पोरेट गए, तो यूएस एंड यूरोप से लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग बैक, मिडल ईस्ट लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग, मतलब समहाउ दुबई बहुत लोग जा रहे हैं, मतलब 10-15 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो दुबई शिफ्ट हो गए 2-3 साल में, मतलब शिफ्ट इज इन लाइक लॉक स्टॉक बैरल, चले गए, अब नहीं आना वापस, मतलब नहीं आना वापस वाली फीलिंग। तो क्यों हो रहा है ये, मतलब सो देखिए जी कि the great talent which had gone to US, which had gone to Europe, they're coming back for startups. They are coming back for because एक तो क्या है कि we have a great cohesive environment of investing. Funds are available at much cheaper price, much easily, and the growth story of India is there. So ये सब देखते हुए everybody is coming back. Obviously, migration outside India is also happening in countries which are developing, like for instance Saudi. There is a huge opportunity which is panning out in Saudi. There is a huge opportunity which is panning out GCC. So in countries में obviously migration होगा, but जो developed nation में लोग चले गए थे, वो first time सुन रहे हैं कि वापस आ रहे हैं. They are seeing India in so I would say reverse migration and migration is an ongoing process. But these times I think are great times for India. I am very bullish. Of course, that I agree with, and I believe जैसे जो आप यूएस का एग्जांपल ले लो या कहीं का भी ले लो, जनरली इन ऑल कंट्रीज एक हार्ड लाइन वो आई डोंट नो नेशनलिज्म आ गया है. एवरीबडी इज लाइक ना कि गो बैक वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमको बांग्लादेशी वापस भेजने हैं वैसे उनको इंडियंस वापस भेजने हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो उनको इंडियंस वापस भेजने हैं. एट सम पॉइंट एवरीबडी रियलाइजेस कि यार अगर अपने घर में रोटी है और अच्छी खासी है, मतलब देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज देयर, देन व्हाई नॉट जस्ट गो बैक. करेक्ट, समझ रहे हो. सो उसका फर्क पड़ता है. कुछ सोसाइटी इज बिकमिंग लाइक डिवाइडेड इन दैट सेंस. जो होता था कि वन वर्ल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समहाउ अब नहीं है. मतलब इवन यूरोपियन कल्चर में आप देखोगे पीपल वर दे आर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर ओन कल्चर. ऑस्ट्रेलिया में इट्स अ रेगुलर थिंग टू सॉर्ट ऑफ हेट जो होता है, कल्चरल हेट जो है. यूएस में तो हो ही रही है. ट्रम्प जी तो क्वाइट लिटरली प्लेन में बैठा के वापस भेज रहे हैं. सो एवरीबडी इज लाइक चल रहा है. हाँ. So one question that I wanted to ask you was, your family has a very rich legacy of cricket. At some point आपके दिमाग में थॉट आया कि यार क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या क्रिकेट प्लेयर बनना है. मे बी एज अ किड, मे बी वो तो शौक जनरली हर किसी को रहता है. हमने गली में बैट पकड़े घूमे तो ये लगता था कि यार क्रिकेट खेलेंगे. तो शायद आपसे 2 शॉट नहीं लगते, बट ख्वाब तो देखते ही हो आप. तो आपकी तो फैमिली कितनी रिच लेगेसी रही है. आई एम श्योर यू यूज्ड टू मीट क्रिकेटर्स एंड ऑल. आपके तो लाइफ में रहा हो, हिस्सा है आपकी लाइफ का. तो कभी किसी पॉइंट पे सोचा कि क्रिकेट खेलेंगे, या यू ऑलवेज न्यू कि ये अपने बस का नहीं है? नहीं, बचपन से क्रिकेट देखी. ओके. खूब घर में, मतलब वो बोलते हैं ना कि ईट ब्रीद क्रिकेट. तो हमने वो देखी. एडमिनिस्ट्रेटिव साइड क्रिकेटर से मिले, सब मिले. क्रिकेट खेली एट स्कूल लेवल, क्रिकेट खेली थोड़ी बहुत. एट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेली, बट नॉट मच. एंड frankly, it's not about I was not interested. I was very interested in cricket, but वो talent नहीं था. I was not good at it. Exactly. So ठीक है, which is fine. Administration का मैंने क्या देखा कि
बहुत अप्स एंड डाउन्स फैमिली को देखा मैंने, काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम्स देखे मैंने फैमिली के क्रिकेट में, क्योंकि जब हमारी फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट बने, तब क्रिकेट में पैसा नहीं होता था। अर्ली 70s में जब इन्होंने क्रिकेट एंटर किया, तब अब जैसे जब कोई भी टीम इंडिया विजिट करती थी तो एक रेसिप्रोकल वो होती थी कि आप हमको इतनी फीस देंगे अगर हम इंडिया आते हैं तो जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट टीम इंडिया आ रही थी तो हमारे पास पैसा ही नहीं था बोर्ड के पास। सो आवर ग्रैंडफादर मॉर्गेज्ड आवर बॉम्बे हाउस विच इज रुंगटा हाउस टू गिव अ गारंटी टू इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सो दैट इंग्लैंड कुड विजिट इंडिया, because there was your no grandfather mortgaged your house, which is like Rungta House in Mumbai, to give a guarantee to England Cricket Board कि अगर वो इंडिया खेलने आएंगे तो हम उनको पैसा देंगे, उनकी फीस मिल जाएगी। ओके, सो मतलब सुनने में भी अटपटा लग रहा है, बिकॉज BCCI और पैसा ना हो, मतलब हमारी जो लाइफ है वो अभी की है ना, हमारी जो रिसेंट मेमोरी है, तो हमने तो मतलब ललित मोदी और IPL देखा है, तो हमें तो अलग दृष्टि से नजर आता है। बट हाँ, मतलब आई एम श्योर दोज वर डिफरेंट टाइम्स। उस टाइम पैसा नहीं था। अब जैसे इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती 83 वाला, तो पैसा ही नहीं था कि हम प्लेयर्स को बोनसेस दे सकें जी। तो ग्रैंडफादर ने लता मंगेशकर नाइट करवाई। ओके, और बिकॉज लता जी काफी क्लोज थी, तो लता मंगेशकर नाइट से जो फंड रेज हुआ उससे टीम को बोनसेस दिए गए। 83 वर्ल्ड कप की बात है, कपिल देव एंड टीम। सो पैसा था ही नहीं क्रिकेट में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ग्रैंडफादर ने टेक ओवर करी, इट हार्डली एग्जिस्टेड दैट क्रिकेट एसोसिएशन। उन्होंने उसको रिवाइव किया। टीम्स, चाहे इंडियन टीम होती है, राजस्थान टीम्स होती है, हमारे घर पे ही रुकती थी, बिकॉज टीए देने का पैसा ही नहीं होता था। सो दे यूज्ड टू ऑल स्टे एट आवर हाउस, चाहे बॉम्बे हो, चाहे जयपुर हो, और अदरवाइज। सो दैट्स हाउ क्रिकेट पैंड आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस क्या होता था कि बहुत पॉलिटिक्स, तो ऑब्वियसली व्हेन पावर कम्स पॉलिटिक्स। तो मैंने फैमिली को देखा काफ़ी स्ट्रगल करते हुए ड्यूरिंग दैट टाइम कि भाई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, स्ट्रेस भी हो रहा है। तो आई वॉज वेरी एवर्सिव बीइंग इन क्रिकेट। एंड देन जब जगमोहन डालमिया, IS बिंद्रा एंड मेरे फादर जब आए क्रिकेट में, दैट इज़ द टाइम जब ये TV राइट का, ये लोग टेलीकास्ट राइट का केस जीते सुप्रीम कोर्ट में। एंड दैट इज़ हाउ द फर्स्ट मनी केम इनटू BCCI. So your father was also with BCCI? Yes, he was treasurer of BCCI. And he was also the head of the finance committee of International Cricket Council. So ICC में भी थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी थे। तो जब इन्होंने केस लड़ा, डालमिया जी, बिंद्रा जी और मेरे फादर ने, तब दे वन इन सुप्रीम कोर्ट कि ये जो प्रोडक्ट है टेलीकास्ट राइट का, ये BCCI का है, ये सरकार का प्रोडक्ट नहीं है। मतलब पहले दूरदर्शन दिखाता था और दूरदर्शन चार्ज करता था दिखाने के लिए। ओके। तो दैट इज़ हाउ वर्ल्ड टेल को फर्स्ट राइट ऑफ टेलीकास्ट मिला और BCCI में पैसा आना चालू हुआ। जब मेरे फादर ने एज ट्रेजरर टेक ओवर किया तो उन्होंने 20 लाख के डेफिसिट में बोर्ड को टेक ओवर किया। व्हेन ही रिलिंक्विश्ड हिज ऑफिस आफ्टर 5 years, उन्होंने 350 करोड़ की किटी छोड़ के गए। 350 करोड़ इन 5 years. दैट्स हाउ द मनी स्टार्टेड कमिंग इन। तो मारवाड़ी बिजनेस स्किल्स जो थी वो वहाँ पे, दोनों मारवाड़ी थे, डालमिया जी और फादर। एग्जैक्टली। सो बोथ ऑफ देम, देयर मारवाड़ी brains, acumen brought in the whole, and that is the time when India also got recognition at the world level. That is when Mr. Bindra became the president of, first Indian to become a president of ICC. That was such a prestigious thing at that point of time. नहीं तो इंडिया को तो बड़ा डिस्काउंट किया जाता था उस टाइम। एंड तो उसके बाद फिर obviously when Lalit Modi came into cricket, he shaked things quite a bit, the whole status quo. एंड उन्होंने फादर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन में 1 वोट से हराया एंड ही केम इनटू द पावर। उस टाइम ये था कि भाई हम क्रिकेट में जब तक सो पर्पस व्हाई आवर फैमिली वाज इन क्रिकेट वाज दैट वी वांटेड टू गिव इट बैक टू द स्पोर्ट, वी वांटेड टू कीप द स्पोर्ट लाइव। जब उसमें पैसा, पॉलिटिक्स, गंदगी आ गई तो आवर फैमिली स्टेप्ड अवे कि भाई हमारा ये DNA ही नहीं है। हम क्रिकेट में इसके लिए थोड़ी आए थे कि हमको पैसा कमाना है। हम टू दैट एक्सटेंट कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, बिकॉज वी यूज्ड टू फंड देम, तो हमारा काफ़ी लोन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में खड़ा था। वी हैड गिवन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन लोन। व्हेन द मनी केम इनटू राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, माय फादर आस्क्ड माय ग्रैंडफादर कि जी अपन ने पैसा दे रखा है, हम वो वापस ले लें क्या? तो माय ग्रैंडफादर डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो RCA का था उसको फ़ोन किया कि ये रुपया को राइट ऑफ कर दो, वी डोंट वांट दिस मनी।
and that was the not purpose why we had given this money. This was for the sport. So we realized as a family that now it is not for us. It's become too dirty, ugly. It's not for us. So we stepped away. Obviously, IPL is a great product. All big contribution to Lalit Modi to create this product. And आज जो BCCI के पास पैसा है, आज जो खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है, इवन जो खिलाड़ी एट स्टेट लेवल खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हैं, उनको पिकअप किया जाता है प्लेइंग IPL, तो इट हैज़ डेफिनेटली चेंज द स्पॉट टोटली एंड एवरीबडी हैज स्टार्टेड गेटिंग मनी. इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. वो मतलब अपने कॉन्स क्या है, मतलब प्रो तो वी ऑल नो भाई, प्रो तो देयर इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. कॉन्स ये है कि क्रिकेट मर गया. जो क्रिकेट प्रैक्टिकल हो गया है वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा, मतलब इट हैज़ बिकम अ पिकनिक, इट हैज़ बिकम अ मूवी. आप 3 घंटे के लिए एक मूवी देखने जाते हैं, आप पॉपकॉर्न खाते हैं, पिक्चर देखते हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, आप वापस आ गए. क्रिकेट हैज़ बिकम दैट. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ रॉन्ग, बट इट्स टोटली diverted from what the sport was. Test was a great game. One day was a great game. Nobody wants to see. People don't have the patience, don't have the time. So that way, this is not cricket. T20 is no cricket. It's like bowler has no value. Batsman hai, unhone mara, run bana. It's not how cricket was panned out. But maybe जब वनडे आया था तो लोग यही बात करते थे कि यार ये कोई क्रिकेट है क्या. एग्जैक्टली. आज T20 आया तो लोग यही बात करते, तो मे बी दिस इज द रियलिटी. लोग 15 ओवर्स 12 ओवर्स की बात कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज द रियलिटी. दैट्स हाउ वेयर द स्पोर्ट्स इज गोइंग, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी स्पोर्ट को व्यूअर चलाता है. और एंड ऑफ द डे व्यूअर्स का ना जो अटेंशन स्पैन है वो छोटा होता जा रहा है. बहुत छोटा होता जा रहा है. वो रील से कंपेयर करते हैं कि वो 30 सेकंड में रील देखने में बंदा स्किप मार देता है, तो मैच पूरे दिन कौन देखेगा. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. सो यू हैव टू बी कीप अप विद द टाइम्स. कीप अप विद द टाइम्स. वो एक गाना है, वो कहते हैं ना कि ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है. जो चल रहा है वो चल रहा है, वो ठीक है. बोलते हैं ना जी, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज. सो इफ यू डोंट चेंज विद टाइम, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. यू विल बी ऑब्सोल्यूट एसेंशियली. मतलब गायब हो जाओगे आप. पीछे भी नहीं रहते लोग, गायब ही हो जाते हैं. गायब ही हो जाओगे, पता ही नहीं चलता. सर एक चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मतलब जितनी भी स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज़ हैं, मतलब क्रिकेट तो ऑब्वियसली वो तो चेरी ऑन द केक है, बाकी उसके अलावा बाकी भी, चाहे कुश्ती हो या कोई भी हो, वी नो ऑल दी कंट्रोवर्सीज. हर जगह पॉलिटिशियंस क्यों पहुंच जाते हैं? मतलब मोस्ट ऑफ देम आर पीपल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बैट नहीं पकड़ा है. मतलब दे सर्टेनली आर नॉट ग्रेट क्रिकेटर्स और से एथलीट्स, पर वो हर जगह पहुंच जाते हैं. क्यों मतलब? सो इसमें दो डिफरेंट में अदर स्पोर्ट्स और क्रिकेट को दो अलग अलग भाग में बांट के थोड़ा सा समझाना चाहूँगा. जहाँ तक आप क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट में पैसा है, पावर है, फेम है. हाँ. ये तीनों चीज़ें डेडली कॉम्बिनेशन है. डेडली कॉम्बिनेशन. आज आप अगर कोई भी क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेशन में है, इट इमीडिएटली गेट्स यू द मीडिया अटेंशन विच एवरीबडी इज हंग्री फॉर. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक पीपल गेट अट्रैक्टेड. Why only politicians? Other people are also eyeing to be a part of that, and that is how the whole problem starts. Again, it's a very thin line, because पहले ये एक आर्ग्यूमेंट होता था, स्पेशली जब लोढ़ा कमेटी बनी थी, कि भाई स्पोर्ट्स बॉडीज को स्पोर्ट्समैन को ही हेड करना चाहिए. आई अग्री एंड डिसअग्री इन दिस. एब्सोल्युटली दे नो द स्पोर्ट वेल, बट दे डोंट हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. सिर्फ एक स्पोर्ट्स अगर आप जानते हो, उस बेसिस पे आप कोई स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को चला लो, आई डोंट थिंक यू आर द बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन. इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन फॉर बोथ, वेयर स्पोर्ट्समैन शुड बी इन द रोल एक्टिवली एडवाइजिंग हाउ द स्पोर्ट्स शुड फंक्शन, एंड द अदर पर्सन हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन और co-heading the organization should know the administrative skills for it. Combination of both of these can take the sports forward. So why people are eyeing is money, power and fame. That is the reason why in cricket particularly. Other sports का अगर हम बात लें, अदर स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है कि आज जो BCCI है या क्रिकेट है, वो एक प्राइवेट बॉडी है. बाकी जितने भी आपके मेजॉरिटी स्पोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, सॉरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के नीचे आते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, इनको अगर हम सेल्फ सस्टेनिंग बना के और इनको सरकार के एम्बिट से काइंड ऑफ ईज आउट कर दें, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल हैव टू फाइंड अ स्ट्रक्चर्ड प्लान कि शुरू में गवर्नमेंट उसको फंड करे जैसे कर रही है, और ग्रेजुअली उनको इंडिपेंडेंट बॉडीज बना दे. सो आई थिंक द ग्रोथ will be better of those sports, because
accountability will be more, more open conversations will happen, more corporates will participate into those sports. तो एक तो इसके अंदर अगर एक थोड़ा होलिस्टिक प्लान सरकार बनाए तो आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे. अब जैसे अगर आप देखिए जिंदल फाउंडेशन है, जिंदल फाउंडेशन काफ़ी एक्टिवली एक प्रोग्राम चला रही है जिसके अंदर वो ओलंपियंस के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है. नीरज चोपड़ा इज अ लाइव एग्जाम्पल. उनको उन्होंने बाहर भेजा, ट्रेनिंग करी और करी, एंड टुडे ही वन अस द गोल्ड. सो अभिनव बिंद्रा है, आज अभिनव बिंद्रा कुड अफोर्ड टू काइंड ऑफ गेट द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड टू ट्रेन हिम, एंड ही गॉट अस द मेडल. और राजवर्धन सिंह राठौड़ was from army background. So army funded the sport, और आर्मी में तो हमने बहुत देखा मिल्खा सिंह, एंड वी हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स. सो मेरा ये मानना है कि अगर स्पोर्ट्स बॉडी को स्ट्रक्चर वे में अगर इंडिपेंडेंट हम बनाएं, ऑटोनोमस बनाएं, तो आई थिंक दिस स्पोर्ट्स बॉडी कैन डू वेल विद मोर अकाउंटेबिलिटी, गेटिंग इट बेटर रिसोर्सेज, एंड दीज स्पोर्ट्स बॉडी आर नॉट controlled by people who have nothing to do with that sport. They should understand the nuances of that sport. आज जैसे अभी तो ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं. पहले क्या होता था, हमारी ओलंपिक टीम जितनी जाती थी उतने उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रूप जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जाते थे. मोर लाइक एक जंकेट, मतलब गवर्नमेंट फंडेड जंकेट है, घूम के आ रहे हैं. आई थिंक दैट्स नॉट द वे. आज जैसे चाइना ने एक प्रोग्राम चलाया कि हमको टारगेट करना है कि वी विल मेक these villages where we'll train Olympians and then we'll get certain number of medals. They've been very successful. Obviously, there is a very big difference between China and India in terms of the political landscape. So, but seeing India, I think we can do a much better job into sports by easing out these sports bodies. I think एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है in my life, like last 15-20 साल में, the pace of change हैज़ लाइक बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है. मतलब पहले जो चीज़ 20 साल में बदलती थी वो 2 साल में बदल जाती है, क्वाइट लिटरली, एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड वो और भी फास्ट हो जाए. नो, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिसरप्टेड, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी हो, सोसाइटी हो, बाय एंड लार्ज द वे इट फंक्शंस, एवरीथिंग. वर्ल्ड ऑर्डर की तो हमने बात की, एंड इट इज़ चेंजिंग इन मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैनर्स. तो हाउ डज वन कीप हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर इट? यू नो, how can you be, what can you do to be ahead of the curve? So इसमें क्या है जी कि this is my thinking that disruption is reality. जी. And there are no more boundaries. World is one. True. You can, every market is your market. जी. And every market can disrupt you. And the way technology is transforming by the hour, it can destroy your business even before you realize or even before you blink. So in today's world, to survive, you have to be ahead of the curve. आपको you will have to keep on seeing the trends. You'll have to keep on watching out what is new in the market, and you'll have to also be open to changing your systems. Because if you're going on with the burden of the old systems, you will be destroyed. In either somebody will take you over or you'll become non-competitive. So आपको how can you be ahead of the curve is keeping a watch what is new happening, what are the newer markets one should look at, what are the new technologies. आज हम जैसे मैनुअल मशीन्स पे डिपेंडेंट थे, कोविड आया, वी रियलाइज कि मैन पावर नहीं है. मैन पावर, जब कोविड था तब हमारी मैन पावर हमने हमारे वर्कर्स को हमने यहाँ रखा, उन जो स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स थे. कोविड जैसे ही खुला सब घर भाग गए. Suddenly you don't have manpower. We realize that no, we have to go for automation. That is the future. अगर आप manpower पे आज भी dependent रहोगे, it will be a very big challenge. So हमने पूरा हमारे प्लांट को ऑटोमाइज किया. आज हम हमारा गैल्वेनाइजिंग प्लांट हम मैनलेस लेकर आए. वैसे ही न्यूअर मार्केट्स कि भाई ये मार्केट्स हैं जो मार्केट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं और नेक्स्ट 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में ये मार्केट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. दीज आर न्यू प्रोडक्ट्स. हमने बहुत डाइवर्सिफिकेशन की है. जब we were the first Indian company to manufacture mobile towers in India. Okay. We were one of the first companies to start solar structure manufacturing in India. So you have to, and ये नहीं है कि आपने उसको चालू कर दिया and you're keeping अगर वो market too competitive हो गया, too clustered हो गया, leave aside, leave it behind, move to newer products. Because change has to be constant, and if you don't do that, the world is
the world is merciless, as I True, said. हाँ. So you have to be ahead of the curve. You have to watch out for technology, and you have to change with it continuously. How does one watch out? Like, does surrounding yourself with younger people help? By surrounding with younger people helps you only in terms of two things. One, that always be open for change. Okay. And second, that always be full of energy. They give you so much of motivation, energy जी. to see them that they are going on, keeping on. They are kind of pushing जी. themselves, which unfortunately you lose in the जी, bit हाँ. of your journey. So they give you a kind of motivation to जी. keep on going thing, and you can still do it. If I can do it, anybody can do it. So keep that into mind. The younger people keep you motivated. In terms of what you said was that how do we Watch out, watch out, as I said, watch out. You have to be up on the data points. Okay. डेटा हर जगह अवेलेबल है. आप अब वो डेटा को आप कैसे प्रोसेस करके never कंज्यूम कर lies. सकते हो. डेटा नेवर लाइज. अब क्या हमारे पास वी हैव सो मच ऑफ डेटा अवेलेबल, वी डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट. True. जो भी इस डेटा को राइटली प्रोसेस कर सकता है, ही विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ कर्व. इट विल गिव यू द ट्रेंड्स, इट विल गिव यू एवरीथिंग व्हिच इज देयर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आपने तो काफ़ी वक्त ले लिया हमने आपका, और आपने काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी ऑनेस्टली यू शेयर्ड योर knowledge and wisdom and you answered our questions. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. Thank you for hosting me for this podcast, and it was a pleasure talking to you. And जैसे कोई भी आप talk करते हैं तो you take back something home. I take back this whole reliving my journey and old incidents which came in the talk. And thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Hi, thanks for watching. एपिसोड को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप आपको पसंद आया. अगर हाँ, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और अगर ना, तो प्लीज कमेंट्स में आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव. एंड यस, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से. प्लीज आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे. एंड आई प्रॉमिस वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू. विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.